हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आए हैं। वो जो है जल संसाधन और बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजनाएं। यह एक ऐसा टॉपिक्स है बच्चों जो आपको 8, 9, 10 और आगे के क्लासों में भी काफ़ी गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं जल संसाधन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन एवं प्रमुख बहुउद्देशीय। इसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ेंगे कि जल क्या है, जल क्यों जरूरी है, जल संरक्षण और बहुउद्देशीय नदी घाटी। तो हम लोग यहाँ क्लियर हो जाए कि सबसे पहले हम लोग ये जो जल संसाधन है भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग भूगोल के अनुसार यहाँ पर पढ़ेंगे कि जल क्या है। जैसे अलग अलग विषयों में परिभाषाएं इसकी बदलती है, ठीक। जैसे विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान एक किसी वैज्ञानिक को पूछोगे कि जल क्या है तो बोलेगा वह वैज्ञानिक उत्तर देगा कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से बने तत्व को जल कहते हैं, ठीक। लेकिन जब किसी भूगोल ज्ञाता को पूछोगे, जो भूगोल का स्टूडेंट है, उसको पूछोगे कि जल क्या है तो वो बोलेगा जल एक नवीकरणीय संसाधन है जिसे 2 या 2 से अधिक बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे हम लोग की नदियां जो है गर्मी के दिनों में सूख जाती है, तालाबें सूख जाती है, लेकिन वर्षा के दिनों में फिर वो पुनः वर्षा के दिनों में वो पुनः भर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी हमारा समाप्त हो गया था वो पानी पुनः वापस मिल गया। तो कहीं ना कहीं जल एक नवीकरणीय संसाधन है। और ये जल एक नवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि जल जो है जल चक्र के माध्यम से, इसके कौन से चक्र के माध्यम से? जल चक्र के माध्यम से, जिसको कहते हैं हम लोग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के माध्यम से ये हमें पुनः मिल जाता है। जैसे वाटर साइकिल क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं ना, और वह खाना जब बना रहे हैं तो पानी गर्म होती है और पानी गर्म होकर के वो क्या बन जाती है, और ये वाष्प बन जाएगी। इसका मतलब वो हल्का हो गई। सबसे कठोर या फिर भारी ठोस होता है, उससे भी हल्का द्रव होता है, और सबसे हल्का गैस होता है। मतलब घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, वो ठोस में अधिक होता है, ठोस में अधिक होता है, और द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो वाटर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वाष्प में। और वाष्प जब हल्का हो जाता है तो वह क्या करने लगता है? ऊपर उड़ेगा। और जब ये ऊपर उड़ेगा, ठीक ना, तो वायुमंडल से बाहर जाकर के वहाँ संघनन की क्रिया होती है, यानी वो एक जगह रुक जाता है। कोई भी गैस तब उड़ेगा ना जब वो वायु रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब वायु चलना बंद तो सब चीज बंद। समझ में आ रहा है ना? हमारे जीवन तो बंद होगा ही होगा, लगभग हर चीज बंद हो जाएगी, सभी चीजें बंद हो जाएगी। पत्ते हिलेंगे क्या? कुछ नहीं, सब पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। वायु के वजह से ही हर चीज मूवमेंट कर पा रही है। समझ में आ रहा है? तो वाष्प जो है यह वायुमंडल के ऊपर जाती है, और जहां पर संघनन की क्रिया होती है, फिर वहां पर जब वो जमा हो जाता है, जैसे वाष्प उड़ रहा है और हम ऐसे हाथ उसको रोक दिए, खाना बना रहे थे आप, वाष्प उड़ रहा था, हाथ ऐसे रोक दिया, तो देखेगा कि वाष्प जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जमा हो जाएगा, और जमा हो जाएगा फिर बूंद की तरह वो टपकने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां को जैसे ही हम रोकेंगे और जैसे ही वह जमा होगा तो पुनः फिर द्रव में बदल जाएगा और वह फिर पानी बन जाएगा। बात समझ रहा है? इसी तरह से वाटर जो है वाष्प बनता है, ये वायुमंडल के ऊपर जाता है, वहां पर जमा होता है, संघनन की क्रिया होती है, और फिर वो वापस हमें मिल जाता है। तो इस तरह से जल एक नवीकरणीय संसाधन है। उम्मीद है यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जल क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जल क्यों जरूरी है ना। कि आखिर हम लोग जैसे बार बार सुनते रहते हैं कि जल के वजह से तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, ऐसी कहावतें हम लोग सुनते हैं। वास्तव में जल बहुत जरूरी है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे संस्कृत में कहा गया नहीं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा अंश तत्व से। गगन मतलब आकाश। इसके आकाश कहने का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर हमें मिलती है सूर्य से, यदि टेम्परेचर हमें ना मिलेगा तो भी हम जीवित नहीं रह सकते। बिना सूर्य के प्रकाश का कोई भी वनस्पति अपना भोजन बना पाएगा क्या? और जब वह भोजन नहीं बना पाएगा तो हम लोग फिर खाएंगे कैसे? मांसाहारी को खाएंगे? नहीं, क्योंकि मांसाहारी जो होता है शाकाहारी जीव पर निर्भर होता है। जैसे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे
तो कोई शाकाहारी जीव नहीं रहेगा, और कोई शाकाहारी जीव नहीं रहेगा इसका मतलब मांसाहारी जीव भी नहीं रहेगा। तो सनलाइट भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, और हमारा मृदा ये भी जरूरी है। मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे उगेंगे क्या? इसीलिए तो पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा गया। सनलाइट भी यहाँ पर ठीक है, मृदा भी ठीक है, वायु भी है और जल भी है, ठीक है। तो जल क्यों जरूरी है, ये हम लोग कह सकते हैं कि जल जो है किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जल किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि चाहे वो पादप हो, पादप मतलब वनस्पति जात, या फिर कोई जंतु हो, वनस्पति जात हो या फिर प्राणी जात हो, यानी जो सजीव है, जो भी सजीव यहाँ पर है उसकी निर्माण जो है वो सेल से होती है, यानी कोशिका से होती है। पादपों में भी सेल पाया जाता है और जंतुओं में भी सेल पाया जाता है। और इस सेल जो है हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बिना सेल का टिश्यू नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा, उस बिना ऊतक का हमारा कोई अंग नहीं बनेगा, और हमारे जब अंग नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर भी बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो फाइनली सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सेल को बनाने में जल का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक। जब तक आपके शरीर में सेल नहीं रहेगा तब तक आप जीवित नहीं रह सकते, और जब तक आपके शरीर में जल नहीं रहेगा ना तब सेल बनेगा ही नहीं। हमारे शरीर में का टोटल वजन का 75% भाग जल है। आपके शरीर से यदि पानी को खींचा जाएगा ना तो टोटल वजन का 75% क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। इसे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो शरीर बना है ना उसको बनने में 75% अकेले जल का योगदान है। जैसे ही आपके शरीर में जल की कमी हो जाएगी ना आपके सेल मरने लगेंगे, और जब आपके सारे सेल मर जाएंगे तो आप मर जाइएगा। और समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति जीवित तब रहेगा ना जब उसके शरीर में सेल है, उसकी सारी सेलें यदि मर जाए। वैसे हम लोग जानते हैं कि सेल प्रतिदिन बनता है और प्रतिदिन मृत भी होता है, लेकिन सेल यदि आपका बनेगा नहीं, केवल मरेगा, तो आप मर जाइएगा। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक, वह बुजुर्ग व्यक्ति दिनों दिन बुढ़ापा की ओर इसलिए जा रहा है, वो मरने के कगार पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके शरीर में सेल अब कम बन रहा है, ठीक ना। जितना स्पीड से उसका सेल मर रहा है ना उस स्पीड से उसका सेल बन नहीं रहा। इसीलिए जल जो है ना सेल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बात समझ में आ रहा है? सेल हमारे बनते कैसे हैं? मान लो जो हमारा जो सेल है, कोशिका है, वो बनता कैसे है? जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक, जब हम नींद लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो हमारा सेल बनता है। जब हम अपना एनर्जी को कहीं लॉस्ट करते हैं, मतलब जब हम लोग कहीं काम करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, बैठ के आप कंप्यूटर चला रहे हो फिर भी सेल मरेगा, आप अभी पढ़ रहे हो फिर भी सेल मरेगा, चाहे दौड़ रहे हो, मतलब कठिन काम करो या फिर आसान काम करो, सब में सेल क्या होता है? सोचने से भी सेल मरता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप नींद लेते हैं उस समय आपका कान बंद रहता है, कुछ सुन नहीं पाते आप, आपकी आंखें बंद रहती है, आपका दिमाग भी शांत रहता है, कुछ सोच नहीं रहा होता है। कभी कभी आप सपना देखने लगते हैं, वो अलग बात है ना। बाकी के बाद आपका लगभग पूरा शरीर जो है साइलेंट रहता है, तो उस समय हमारा सेल क्या होता है? बनता है। तो किसी भी सेल को बनाने के लिए जल आवश्यक है। क्लियर है यहाँ पर? हाँ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी जल को बचाना क्यों जरूरी है। जल को बचाना ही जल संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 5 दिन तक नहीं नहाओ जल बचेगा सब, ठीक ना। अब जल बचाने के चक्कर में यदि आप 5 दिन नहीं नहा रहे हैं तो ये जल संरक्षण नहीं है। जल संरक्षण का मतलब हुआ कि हमारी आवश्यक चीजें भी पूरी हो जाए, जो जल हमें चाहिए नहाने के लिए, पीने के लिए, है ना, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं ये भी पूरी हो जाए और जल भी बच जाए। इसको कहते हैं जल। जैसे आप उतना ही पानी यूज कीजिए जितना नहाने के लिए आवश्यक है। नहीं वो टुल्लू पंप चालू कर लिया, पूरा एकदम उछल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। कपड़े धोना है तो ज़्यादा जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज कीजिए। जल संरक्षण का मतलब हुआ पानी को बचाने का तरीका होना चाहिए आपके पास, ठीक ना। जैसे आप सोचेंगे कि सर
हम वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे कि हम हैं पानी बचाने वाले। इसके लिए आप 2 गिलास के जगह मात्र आधा गिलास पानी पीजिएगा डेली। तो वर्ल्ड गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज होने के पहले ही आप मर जाइएगा, आपके शरीर में पानी की पूरी तरीके से कमी हो जाएगी, है ना। तो जल संरक्षण का मतलब हुआ कि जल को बचाने का तरीका, ठीक है ना। अब जल संरक्षण क्यों जरूरी है, ध्यान देगा। पूरे जितने वाटर हैं उनमें से 97.5% जल जो है वो लवणीय जल है। 97.5% जल जो है वो क्या है, लवणीय जल। यानी लवणीय जल उसे कहते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, जिसको कहते हैं NaCl। केमिकल नेम इसका है सोडियम क्लोराइड। तो जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है उसको हम लोग लवणीय जल कहते हैं। और इस प्रकार का जल जो साल्टी है, नमक की मात्रा उसमें पाई जाती है, वो हमारे पीने के लिए, नहाने के लिए यूजफुल नहीं है। उस पानी से आप नहाओगे ना तो आपका ये बाल है ना, आपका ये बाल है तो कुछ तो भीगा रहेगा ना, बाद में पूरा एकदम जटा जाएगा। क्यों? सूखेगा ना वो तो नमक हो जाएगा। कपड़े भी धोगे तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, आपका कपड़ा लवण का मात्रा अधिक रहेगा तो एक प्रकार से वह एसिड का काम करता है और आपके कपड़े को खराब कर देगा। समझ आ रहा? ये जो है हमारे पास वाटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 97.5% वाटर, टोटल वाटर में से 97.5% वाटर जो है वो लवणीय जल जो सागरों महासागरों में पाया जाता है। ठीक, अब हमारे पास मात्र बचा 2.5% वाटर। 2.5%, तो मात्र 2.5% वाटर ही मीठा जल है, यानी जिसको हम लोग अलवणीय जल कहेंगे। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाया नहीं जाता, तो मात्र 2.5% वाटर को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें से भी 1.5% वाटर बर्फ के रूप में, आइस के रूप में। 1.5% वाटर किसके रूप में है? बर्फ के रूप में। और यह बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि हम लोग उसको यूज भी नहीं कर सकते। जैसे हिमालय में बहुत बर्फ है, अब पीने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे क्या? कपड़े धोने के लिए यूज करेंगे क्या? नहीं। जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका एक उसको महादेश भी कहा जाता है और महासागर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, बर्फ की मोटी मोटी इतनी चादर है कि कभी वो पिघलता नहीं। तो एक प्रकार से वो स्थल हो गया। उसमें तुम दौड़ सकता है, कुछ कर सकते हो, घर बना सकते हो। बर्फ में घर बनाते हैं लोग, जिसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? इग्लू। तो अंटार्कटिका जो है ना, जहां पर बर्फ ही बर्फ है पूरा, ठीक ना, वो इसी में शामिल है। 1.5%। तो मात्र कितना परसेंट बचा हमारे पास? 1% वाटर ही हमारे सरफेस पर है। इसमें से भी ज्यादातर पानी जो है वो भूमिगत जल है। 1% में से ज्यादातर पानी जो है वो क्या है? भूमिगत जल है, यानी हमारे भूमि के नीचे। जब जिसे हम लोग कुआं खोद के निकालते हैं, चापाकल के द्वारा निकालते हैं, अधिकतर पानी नीचे है। ठीक, और आपको ताजुब होगा कि 0.001% वाटर ही सतह में है, सतही जल जिसको कहते हैं। यानी मात्र 0.001% पानी ही तालाबों में, नदियों में और झीलों में है। बहुत कम पानी है नदियों में, तालाबों में और झीलों में। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मात्र 0.01% पानी जो है जब सतह में है, तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी नदियां देखते हैं, इतने बड़े बड़े झील देखते हैं, इतने बड़े बड़े डैम देखते हैं। तो इतना पानी है, मात्र 0.01% में इतना पानी हो जाता है। तो 97.5% में कितना पानी होता होगा? बहुत पानी। यहाँ पर 1% नहीं है, आधा % भी नहीं है, आधा % से भी कम है। तो इतनी सारी नदियों में पानी, इतने सारे बांधों में पानी है, तो महासागरों में पानी की कल्पना कर सकते हो कि कितना ज्यादा होता होगा। लेकिन पानी इतना तो है, लेकिन पानी
जो हमारा यूज के लिए जो पानी है वो कह सकते हैं कि मात्र 1% है। 1% वाटर ही भूमिगत जल और सतही जल के रूप में है। तो इसीलिए हमें जल बचाने की आवश्यकता है। नाम का तो हमारे पास बहुत सारा जल है, लेकिन काम का जल सिर्फ 1% है, ठीक ना। इसीलिए हमें जल को बचाने की आवश्यकता है। जब इसमें एक और पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता, दुर्लभ मतलब जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। जो बहुत मुश्किल से मिलता है उसको कहते हैं हम लोग दुर्लभ। जैसे नहीं बोलते हैं कि पहले कोई जड़ी बूटी मिलता था लेकिन अब वो बहुत दुर्लभ से मिलता है। सुलभ मतलब आसानी से मिलना, उसी का उल्टा है दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से मिलना, ठीक ना। तो जल दुर्लभता क्या होती है कि जब कोई भी सजीव को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए और कुछ जरूरी कामों करने के लिए पानी की कमी महसूस होने लगती है, तब उस स्थिति को हम लोग कहते हैं जल दुर्लभता। बात समझ में आ रहा है? जल दुर्लभता क्या है? जब कोई भी सजीव को उसको पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए या फिर अन्य कोई चीजों के लिए जो उनकी आवश्यक था, लेकिन पानी उसको उतना मिल नहीं रहा है जितना उसको जरूरी है। जैसे आपको एक दिन में मान लो 5 लीटर पानी पीना है, लेकिन आपको 5 लीटर मिल ही नहीं रहा, तो समझ जाना कि आपके क्षेत्र में जल दुर्लभता है, ठीक। तो आजकल विश्व के बहुत सारे जो देश है ना, वो इस समस्या से गुजर रहा है, वहां पर जल दुर्लभता पाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए जल दुर्लभता को देखते हुए हमें जल को बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब जल संकट ज्यादा हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जल की बहुत कमी होती है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश का मालवा पठार हो गया, यहाँ पर जल की बहुत कमी होती है, ठीक है। तो जल दुर्लभता हमें ये तो समझ में आता है कि जहाँ वर्षा कम है तो वहाँ जल दुर्लभता होती है। लेकिन वैसे भी क्षेत्र जहाँ पर अधिक वर्षा होते हैं, जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिन राम मेघालय, ठीक, लेकिन वहाँ पर भी जल संकट है। जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ पर भी जल संकट होती है। क्यों? क्योंकि जल का हम लोग संरक्षण अच्छी तरीके से नहीं कर रहे, जल को हम लोग अच्छी तरीके से बचा नहीं पाते हैं। वर्षा खूब तेजी से हुआ और फिर जमीन के नीचे चला गया, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से स्टोर नहीं कर पाए। वो नदी नालों से निकला और फिर जाकर के महासागरों में जाकर के मिल गया, हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसके बावजूद भी वहाँ जल दुर्लभता है। क्यों? क्योंकि जल को बचाने का कोई तकनीक विकसित नहीं थी। नदी में कोना डैम जो है वो जब नहीं बनी थी, ठीक ना, उसमें बाढ़ बहुत आता था और देखते ही देखते बाढ़ खत्म भी हो जाता था। मतलब उतना पानी आया और तुरंत गायब हो गया। अब ये पानी जाता कहाँ था? जब ये डैम नहीं बनी थी तो ये अपनी अंतिम मात्रा में पहुंच जाता था, या कुछ पानियां धरती के नीचे चली जाती थी इधर उधर, जिसको हम लोग यूज भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। तो जल संरक्षण क्या है, हर जगह पर जरूरी है, चाहे आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रहा हो या फिर कम वर्षा हो रहा है, हर जगह जल को बचाने की आवश्यकता है। झारखंड जैसे क्षेत्रों में भी जल को बचाने की आवश्यकता है। घर तरफ देखना, जब गर्मी का दिन आ जाएगा कुछ ऐसा क्षेत्र है हमारे हुरलुंग गांव का जहाँ पर जल की कमी हो जाती है, कुआं पूरा सूखने लगता है, फिर वो दूसरा कुआं जाएगा। अब जिसका कुआं रहेगा तो उसका अलग एटीट्यूड रहेगा, इधर आ रहा है ऐसे वैसे, क्या वो अलग बोलेगा। तो जल को हमें बचाने की आवश्यकता है, ठीक ना। इस साइड आगे है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब समझो कि बहु का मतलब होता है बहुत, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य, यानी वैसी परियोजना, वैसा काम जिसमें हम लोग एक काम करते हैं और उसका उद्देश्य बहुत होता है। इस प्रकार के परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसको हम लोग नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं, नदी घाटी परियोजना, फिर बहुउद्देशीय परियोजना। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है।
जब हमारा देश आजाद हुआ था, कब? 1947 में। उस समय के अधिकतर लोग जो है वो खेती करते थे, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जितने सारे बड़े बड़े समतल मैदान हैं वो नदियों के द्वारा बनाया गया, चाहे वो उत्तरी मैदान हो, भारत का उत्तरी मैदान जो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बनाया गया है, या फिर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी ज्यादातर खेती वहां होती थी जहां पर नदियां होती थी। नदियों के किनारे ही सबसे पहले गांव का विकास हुआ, नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे। तो जितने सारे सभ्यताएं हैं, जितने सारे गांव हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वो नदियों के किनारे ही मिलेंगे। जैसे कानपुर है, गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली है, यमुना के किनारे है ना। प्रयागराज है, वाराणसी है, ये सब, इलाहाबाद है, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं, ठीक ना। पटना है, गंगा नदी के किनारे है। जमशेदपुर है तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। रामगढ़ है तो दामोदर नदी के किनारे है। जितने सारे बड़े बड़े आपको शहर मिलेंगे ना, वो कोई ना कोई नदी के किनारे ही मिलेगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि उस समय पानी पीने के लिए एकमात्र सहारा था नदियां, ठीक। नदी में चूहा खोड़ देता था और वही पानी को फिर वे लोग पीते थे। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय 90% लोग खेती करते थे। 90% लोग क्या करते थे? खेती करते थे। अब उस समय हाइब्रिड बीज था क्या? खाद वगैरह कुछ नहीं था। सिंचाई का कोई सुविधा और यदि बाढ़ आ जाए जोर से तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं। होता क्या था कि उस समय जब देश की 90% आबादी खेती में निर्भर होती थी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कृषि का अहम योगदान होता था। लेकिन कभी वर्षा ना होती थी तो कृषि चौपट, कभी बहुत वर्षा हो जाती थी तो भी कृषि चौपट, हर प्रकार से परेशानी था। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 7 जुलाई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी उस समय, उसकी अंतरिम सरकार चल रही थी। उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अब हम नदियों में क्या बनाएंगे? डैम बनाएंगे, ठीक। तो नदियों में डैम बनाने की पहली शुरुआत 7 जुलाई 1948 को ये निर्णय किया गया और डीवीसी की स्थापना की गई, ठीक। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को है और इसका मुख्यालय जो है वो है कोलकाता। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता है इसका मुख्यालय। तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया था कि जितने सारे हमारे बड़े बड़े नदियां हैं उस पे बांध बनाना है। क्या बनाना है? बांध। अब वहाँ काम तो एक कर रहा है, एक काम हो रहा है कि नदियों में बांध बनाना है, लेकिन उसके बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो रहे थे उससे, ठीक ना। काम आप एक कर रहे थे, उससे आपका क्या क्या बेनिफिट्स हो रहा था? अब सोचो कि नदी है और तेज गति से पानी आ रही है और वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बना दिया गया, मान लो, ठीक। अब बहुत बड़ा हम लोग जब डैम बना दिए उस पे, तो पानी जब वो तेज गति से आएगी ना तो बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। बाढ़ क्या हो जाएगा? बाढ़ भी रुक जाएगा। बहुत बड़ा डैम बना देंगे तो पानी जैसे पूरा स्पीड से आ रही है। अब यहाँ पर बहुत लंबा डैम बना दिए हम लोग, बहुत लंबा और चौड़ा डैम बना दिए, तो उधर से पानी स्पीड से आएगी, उसके बाद इधर से फैलना शुरू हो जाएगी। ऐसे पानी जैसे नदी में ऐसे बह रही है और यहाँ पर हम एक डैम बना दिए, बहुत बड़ा डैम, ठीक ना। अब ये पानी इधर तो स्पीड आएगी क्योंकि यहाँ संकीर्ण है। अब इधर जैसे आएगी तो कुछ पानी सीधा आ जाएगी, कुछ पानी इधर, कुछ पानी उधर, पानी पूरा फैल जाएगी, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो हम लोग बांध बनाए, उससे हमारा बाढ़ नियंत्रण हो गया, ठीक ना। दूसरा हम लोग क्या हो जाता है? मृदा अपरदन कम होता है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी का जो बहाव है वो भी हमारा रुक जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो बहुत तेज गति से आती है, बहुत फास्ट आती है, तो जितनी बड़ी तेज गति से वो आती है उतनी ज्यादा वो मिट्टियों को काटती है,
यानी जलोढ़ मिट्टी उतनी ही अधिक वो लाती है, ठीक ना, उतनी ही अधिक मिट्टियों को काटती है। बात समझ में आ रहा है? तो जब वर्षा अधिक होती है, नदियों में बाढ़ आती है, तो उतना ही अधिक मृदा अपरदन भी होता है। अब मृदा अपरदन जो है, जब बाढ़ बन जाएगी तो मृदा अपरदन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। मृदा अपरदन हमारा कम होगा। बात समझ में आ रहा है? मृदा अपरदन कम होगा। क्यों? क्योंकि नदी इधर से आई और यहाँ पर हम डैम बना दिए, तो मृदा अपरदन जितना होने वाला रहेगा इधर ही होगा। इधर होगा क्या? यहाँ पर तो और जमा हो जाएगा मिट्टी। अब ये डैम मान लो यहाँ पर पैक हो गया, अब हम लोग यहाँ पर फाटक खोल दिए, ठीक, यहाँ से पानी हम छोड़ रहे हैं, यहाँ से पानी छोड़ रहे हैं, तो उसकी गति जो इधर थी वो गति इधर रहेगी क्या? तो हम लोग अपने तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तब नीचे वाला जो नदी रहेगा, इसी नदी का, ये नीचे ज्यादा मृदा अपरदन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इससे क्या हो रहा है? दूसरा फायदा हमें, दूसरा उद्देश्य हमारा क्या पूरा हो रहा है कि हम लोग मृदा अपरदन को भी इससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। एक तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हमारा सिंचाई का साधन। सिंचाई का साधन यही हम पहले बता रहे थे कि 1947 के पहले जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं था, तो उस समय डैम जब नहीं थे तो अकाल पड़ गया, तो सिंचाई करने के लिए सोचना पड़ता था, ठीक ना। लेकिन जब डैम बन जाएगी और वर्षा एक साल खूब हुई थी और एक साल थोड़ा कम हुआ, तो डैम का पानी सूखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा जल का वहां संग्रह हो गया है, बहुत सारा पानी वहां पर रुक गया है। अब उस पानी को हम लोग नहर के माध्यम से अपने खेतों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक ना। पाइपलाइन बिछा देंगे और पाइपलाइन के माध्यम से हम पानी वहां से उठा करके अपने खेतों तक ला सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? हमारा सिंचाई भी हो जा रहा है। ध्यान में रखना है, हम लोग सिर्फ एक ही काम किए थे, बांध बनाने का काम किए थे, लेकिन उसके फायदे हमें बहुत हो रहे हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है, ठीक। उनके और भी फायदे हैं, जैसे नौकायान का व्यवस्था। अब सोचो कि झारखंड में हम लोग हैं, झारखंड की कोई नदी में नाव चलाना संभव है क्या? क्योंकि बीच बीच में पत्थर आ जाएगा, और जैसे ही आपका नाव पत्थर से टकराएगा, ठीक ना, तो आप पलटी मार जाइएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। नाव चलाना बहुत टफ है। और लेकिन ये सोचो कि नदी में पत्थर नहीं है और पानी शांत है, थोड़ा थोड़ा फ्लो हो रही है, और आपको कोनार डैम जाना है, तो आराम से यहीं पर नाव में बैठिएगा ना, और हम लोग सीधा कोनार डैम पहुंच सकते हैं। पांचवा जो सबसे बड़ा है वो हम लोग कह सकते हैं कि पर्यटन का विकास। पर्यटन का विकास, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, खास करके जहाँ पर भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जहाँ पर भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वहाँ पर या तो कोई पार्क बन गया है, वहाँ पर पिकनिक स्पॉट बन गया है, वहाँ पे स्टीमर जो है वो है, नौकायान है, तो बहुत सारे खूबसूरत नज़ारा वहाँ देखने को मिलता है, पंछियों का, सैलानियों का। तो इस प्रकार से पर्यटन का भी विकास हो जाता है। छठा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन। बहुउद्देशीय परियोजना का जो सबसे बड़ा और प्रमुख काम है वो है विद्युत का उत्पादन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज कोयला है, कल समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जल जो एक नवीकरणीय संसाधन है, और जल से यदि हम लोग बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन करेंगे तो इससे हमें भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी ये हमारा एक ऐसा ऑप्शन है बिजली उत्पादन करने का जो सुरक्षित भी है। सुरक्षित कह सकते हैं, हम इस नज़र में सुरक्षित कह रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में कभी समाप्त नहीं होगा। तो विद्युत का उत्पादन हो जाएगा। सातवां हम लोग कह सकते हैं उद्योगों के लिए जल। उद्योगों या घरों के लिए जल, यानी जब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनती है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनती है, तो उस जल को जब हम लोग जमा करते हैं तो उसका प्रयोग उद्योगों में लेके जाते हैं। घरों में भी हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, है ना। पाइपलाइन के माध्यम से वह पानी उद्योगों तक चला जाता है और वह घरों तक भी सप्लाई होता है, जिसे हम पीने के लिए, नहाने के लिए और अन्य तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक काम किया और हमने कितना बेनिफिट्स लिया, कितने सारे लाभ लिए। ऐसा नहीं है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का सिर्फ लाभ ही है, उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे नुकसान में हम लोग कह सकते हैं कि बाढ़ का नियंत्रण हो गया। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर डैम बना दिए, बाढ़ का नियंत्रण हो गया, ये हमारा फायदा था। लेकिन मृदा का जो अपरदन है, वहां से ये नदी यहाँ पर निकली, यहाँ पर ये आके रुक गई, इस तरफ से जो जलोढ़ मिट्टियां है वो यहाँ आकर के जमा हो जाएगी गाद के रूप में, लेकिन उसके नीचे क्षेत्र में क्या मृदा जा पाएगी?
उपजाऊ मृदा वहां पर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है, उपजाऊ जलोढ़ मृदा जो है नीचे वाले क्षेत्रों पर जा नहीं पाती है। क्लियर होंगे यहाँ पर आप? दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था तो हमारी है, चलिए ठीक है, लेकिन जो डैम होते हैं, चूंकि वहां पर वर्षा का पानी जो होता है वो बहुत होता है, बहुत आती है, और वह मानव निर्मित है, मानव निर्मित डैम है। कभी भी जो है यदि डैम यदि टूट जाए, डैम का जो मेड़ है ये यदि टूट जाए तो नीचे वाले को हमेशा खतरा रहता है कि यदि एक बार भी डैम टूटी तो नीचे का जितना सारा इलाका है, जितने सारे गांव हैं, वो क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो समस्या है आज के समय में डैम बनने से वो है विस्थापन की समस्या। विस्थापन की समस्या कहने का मतलब है जहां पर हम लोग डैम बनाएंगे और उसके अगल बगल जो गांव होते हैं उसको हटा करके दूसरी जगह बसाया जाता है, क्योंकि उसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है किसी भी डैम का। तो ये विस्थापन की समस्या भी एक प्रमुख समस्या है। चौथा हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण का नुकसान। पर्यावरण का नुकसान कैसे? मान लीजिए एक बहुत बड़ी नदी है और उसके किनारे एक बहुत बड़ा शहर है, तो उस शहर के सामने तो हम लोग डैम बना नहीं सकते क्योंकि वह शहर जलमग्न हो जाएगा। तो प्रायः लोग करता क्या है कि उस नदी को बीच में जिस तरफ जंगल झाड़ है वहां पर डैम बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र, जंगल का क्षेत्र जो होता है वो जलमग्न हो जाता है। इस तरह से हमारे वनस्पति जात का नुकसान होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे वहां पर जलमग्न हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा उपजाऊ भूमि जल से घिर जाता है, यानी उपजाऊ भूमि भी खत्म हो गया। हमारा पर्यावरण यानी पेड़ पौधे का नुकसान हुआ, विस्थापन होने की संभावना बढ़ जाती है। डैम के मेड़ टूट जाए तो फिर नीचे वाले गांव को जलमग्न होने का खतरा बढ़ जाता है और जो जलोढ़ मृदा है वो नीचे वाले क्षेत्रों तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डैम के जो है कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियां भी है। वैसे भी हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो यदि हम यहाँ पर लाभ को देखें तो ये हमें सबसे अधिक मिल रहे हैं। आइए अब हम लोग देखें कि इतने सारे चीज लाभ हमारे हैं, कुछ हमारे यहाँ पर हानियां भी हैं, ठीक ना। तो इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है जल का संरक्षण, जो हम लोग अभी कुछ पहले चर्चा किए। जल संरक्षण करने के अलग अलग विधि हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जल संरक्षण अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण, छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। जैसे जब वर्षा होती है, पानी पड़ती है, तो उसको छत में जैसे ही वो पानी आती है तो पहला जो पानी आता है छत को उसे साफ किया जाता है, फिर वहाँ पर पाइप लगाया जाता है और नीचे आंगन में उसका एक टैंक रहता है, वहाँ पर उसको पानी को भर दिया जाता है। फिर उस पानी का प्रयोग घरेलू उपयोग के लिए, जानवरों को धोने के लिए, अपने नहाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जल को बचा सकते हैं। जैसे बांस के द्वारा जो हम लोग इरिगेशन करते हैं, देखिए जल संरक्षण करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे राजस्थान में टांका यानी जो टैंक होता है, छत का जो पानी है उसको सीधे टैंक में डाला जाता है, ऐसे हम लोग बचा लेते हैं। बहुत सारे पहाड़ी इलाके में जो पानी को जब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ बांस के माध्यम से हम लोग करते हैं, यानी बांस की एक लंबी पाइप बिछाई जाती है, फिर उसको एक एंडिंग से वहाँ भरा जाता है और वह पाइप के माध्यम से फिर आगे तक पहुँचता है। वैसे बहुत सारे देशों में जल को बचाने के बहुत सारे तरीके विकसित हो चुके हैं। प्रायः जल का सबसे अधिक प्रयोग कृषि क्षेत्र में होता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में जब अधिक प्रयोग है तो ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जैसे देशों में जब हम लोग गेहूं है तो गेहूं में पानी पटाते हैं तो मशीन चालू कर दिए हैं, पूरा पानी जा रहा है, या फिर कोई पौधा लगाए हैं तो उसको बहुत सारे पानी हम लोग दे देते हैं जितनी उसकी आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पानी की अधिक खपत हो जाती है। यदि टपक कृषि प्रणाली, जहाँ जैसे जड़ है वहीं पर सिर्फ पानी टपकते रहेगा तो पानी का खपत कम होगा और उससे क्या होगा, पानी का खपत भी कम होगा और दूसरी पौधे को जितनी पानी की आवश्यकता है वो उसको मिल भी रही है, तो पौधे को भी कोई नुकसान नहीं और हमारा पानी भी बच जा रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जल संरक्षण करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो ठीक, ध्यान दो। तो अभी हम लोग यहाँ पर सीखे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक ना। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना के बारे में सीखेंगे जो मुख्यतः परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पहले फिर से रिपीट कर लेंगे, पहला जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो कौन है? वो डीबीसी है।
दामोदर वैली। इसके जो मतलब एक की पॉइंट है जो हम लोग आज कर सकते हैं, इसका स्थापना कब हुआ? ठीक है, ध्यान दो। इसका स्थापना 7 जुलाई 1948 को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में हुआ। दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलती है, तो यह डीवीसी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल, दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर से, और ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। इसलिए दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और इसमें आप याद रख सकते हैं कि डीवीसी के द्वारा 4 प्रमुख डैमों का निर्माण किया गया था। पहला तिलैया था जो बराकर नदी में है, कोडरमा में है। दूसरा जो है आपका जो है ना, जो कोनार नदी में बनाया गया है, बोकारो और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तीसरा जो है वो आपका मैथन डैम है, ठीक ना, कब बनाया गया? 1957। ये धनबाद में है, ये भी बराकर नदी में है। 5वां जो है पंचेत डैम, ये कौन सी नदी में है? दामोदर नदी। इस प्रकार से डीवीसी से रिलेटेड हम लोग की पॉइंट्स याद रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन नदियों में जो बांध बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना भी था। लेकिन डीवीसी जो है झारखंड में कोयला से भी बिजली उत्पन्न करती है। तो डीवीसी जो है भारत की एक ऐसी परियोजना है जो जल से भी बिजली उत्पन्न करती है और इसे नाम सुना होगा, BTPS, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, वहाँ कोयले से बिजली बनाई जाती है। ललबनिया नाम सुना होगा, दुर्गापुर नाम सुना होगा। ये सब जो पावर स्टेशन हैं, यहाँ पर कोयला से बिजली उत्पन्न की जाती है। तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन भारत का एकमात्र ऐसा कॉर्पोरेशन है जहाँ पर बिजली से भी यानी जल से भी बिजली उत्पन्न होता है और दूसरा जो प्रमुख योजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा परियोजना है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है ये। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, भाखड़ा अलग डैम है और नागल अलग डैम। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर है। सतलज भारत की एक बहुत बड़ी नदी है, एक जो उत्तरी भारत से होकर के बहती है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यानी भाखड़ा डैम का पानी जो है मुख्यतः 4 स्टेट यूज करते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इस तरह से डीवीसी जो है जिस तरह से झारखंड और पश्चिम बंगाल का ज्वाइंट परियोजना है, उसी तरीके से भाखड़ा नागल डैम जो है इन 4 स्टेटों की ज्वाइंट परियोजना है। ये 4 स्टेट्स के लोग इस भाखड़ा नागल डैम का पानी, भाखड़ा नागल डैम का बिजली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये सतलज इनकी जो ऊंचाई है, ये बहुत बार पूछा जाता है, 226 मीटर। भाखड़ा नागल डैम की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 226 मीटर। इस तरह से ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, पहला नहीं है, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और 1963 ईस्वी में ये पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ, 1963। और इससे रिलेटेड हम लोग क्या सीख सकते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहां से निकली है? भाखड़ा नागल यानी भाखड़ा डैम से निकली है। इस नहर का पानी पूरी तरीके से सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, पंजाब के द्वारा, हरियाणा के द्वारा और राजस्थान। मुख्यतः राजस्थान जो है इंदिरा गांधी कैनल का सबसे अधिक जल उपयोग करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर अधिक वर्षा नहीं होती है, वहाँ पर जल की बहुत कमी होती थी। तो यहाँ पर से एक कैनल निकाला गया, नहर निकाला गया, और उस नहर का उपयोग अब राजस्थान के लोग सिंचाई करने के लिए करते हैं, कृषि करने के लिए करते हैं, या फिर उद्योगों को चलाने के लिए करते हैं।
ठीक है, इसे ध्यान में रख लेना है कि भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर, किस नदी में है, तो सतलज नदी में पूरी तरीके से कब बन गया, 1963। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक, यानी इस डैम का यूज ये चारों लोग करते हैं। जैसे झारखंड में जो जितने सारे डैम्स के बारे में भी हम लोग पढ़े, इसका उपयोग पश्चिम बंगाल भी करता है और झारखंड भी करता है। उसी तरीके से ये चारों स्टेट्स इस परियोजना का पानी का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? और एक और चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये भाखड़ा नागल डैम, ठीक ना, इसका जल जो है हिमाचल प्रदेश में पहुंचता है, तो एक नाम सुने होंगे आप, गोविंद सागर। नाम सुना है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। जो भाखड़ा नागल परियोजना की पानी जब हिमाचल प्रदेश में लेके जाया जाता है, तो वहाँ कृत्रिम तरीके से एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, झील का निर्माण होता है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। नाम इसका एक और है गोविंद पंत सागर झील। गोविंद पंत सागर झील। ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान दो। तो अभी हम लोग दो परियोजना के बारे में पढ़े, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन और भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल दोनों अलग अलग डैम से, ठीक है। और वह भाखड़ा नागल परियोजना भारत का दूसरा सबसे बड़ा परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। भाखड़ा नागल परियोजना से ही गोविंद सागर झील बना हुआ है। ये झील कहाँ पर है? ये झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में। आगे अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, मुख्यतः आपको ये 5 जो ज्यादातर इम्पोर्टेंट है भारत के बड़ी परियोजनाओं में, एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दूसरा जो था आपका भाखड़ा नागल परियोजना, तीसरा जो है आपका हीराकुंड परियोजना, जिसको हम लोग हीराकुंड डैम कहते हैं, ठीक। और चौथा आपका है वो है टिहरी परियोजना, और पांचवा जो है आपका कोसी परियोजना। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड एक डैम है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का संयुक्त परियोजना है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का संयुक्त परियोजना है। यानी हीराकुंड डैम का पानी का ज्यादातर प्रयोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये पूरा भारत की बहुत बड़ी नदी महानदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना जो है कौन सी नदी पर है? महानदी पर बनी है। हीराकुंड परियोजना जो महानदी पर स्थित है, ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। तटबंध की लंबाई, यानी जहाँ से इसकी शुरुआत होती है सो एंडिंग तक इसकी जो लंबाई है वो 25.8 किलोमीटर है। इस तरह से ये भारत और पूरे विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी डैम है। आगे देखो टिहरी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी यानी डैम का नाम है टिहरी बांध। डैम का नाम क्या है? टिहरी बांध। अब टिहरी बांध इसलिए कहा गया ना, एक टिहरी एक जगह है उत्तराखंड में। ये कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में टिहरी एक जगह है, और उस उत्तराखंड के टिहरी जगह पर इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है टिहरी बांध या फिर टिहरी परियोजना कहा गया है, ठीक है। ये भागीरथी नदी पर बना है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी परियोजना जो उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी नामक एक गांव है, वहीं पर यह है, जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। यानी टिहरी बांध जो है उसकी ऊंचाई 261 मीटर है। इस तरह से ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर से ध्यान में रखना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ध्यान में रखना, देखो की पॉइंट्स हम लोग क्या क्या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोसी परियोजना। हम लोग अभी तक जितना सारा पढ़े, तो हमने शुरू में देखा था डीवीसी जो था वो झारखंड और पश्चिम बंगाल का था, ठीक ना। भाखड़ा नागल डैम जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का था। और टिहरी परियोजना जो है मुख्यतः उत्तराखंड का है, ठीक। लेकिन कोसी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो इंटरनेशनल है,
मतलब इंटरनेशनल क्या है, ये नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। ठीक। कोसी परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यानी इस डैम का पानी का उपयोग नेपाल भी करता है और भारत। कोसी नदी जिसे क्या बोलते हैं इसको, बिहार का शौक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक। जब ये हिमालय से निकलती है, नेपाल पूरी तरीके से हिमालय में स्थित है, और जब ये कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है, ठीक ना। अब जब हिमालय से जब वो निकलती है तो काफी तेज गति से निकलती है ना। हिमालय उतनी बड़ी ऊंची पहाड़ है और वहां से निकल रही है आपका कोसी नदी। तो हिमालय उतना ऊंचा पहाड़ है और वहां से निकलती है कोसी नदी, है ना। और ऊंची पहाड़ से निकलने की वजह से, और ये संकीर्ण भी है, इसके वजह से इसकी गति बहुत तेज है। तो इसमें बांध बनाना लगभग मुश्किल था। इतनी तेज गति से पानी आती थी, बाढ़ इतनी तेज गति से आती थी कि पूरे बिहार को एकदम चौपट कर देता था। अभी भी देखना, जब वर्षा ऋतु आएगा तो कोसी नदी का कहर जो है पूरे बिहार में छा जाता है, पूरा पटना भर जाता है ना। उनके बड़े बड़े शहर जो है बिहार के, वो कोसी नदी के चपेट में आ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तेज वर्षा होती है हिमालय पहाड़ में, तो उसकी पानी जो है पूरी कोसी नदी के माध्यम से बिहार तक पहुंच जाता है। वैसे में वहां पे बांध बनाना थोड़ा चैलेंज वाली बात थी, है ना। इस बांध को बनाने के लिए 1954 में इसकी कार्य शुरू हुई। कोसी नदी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 1954। और ये एकलौती ऐसी नदी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यह एक एकलौती ऐसी परियोजना है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरे देश के लोग भी सहयोग किए हुए हैं। ठीक। नहीं तो जितने सारे परियोजना है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बनाया है। इस परियोजना में कई देशों के लोगों ने अपना मदद दिया है। ठीक। क्योंकि एक चैलेंजिंग था कि पता नहीं किस मॉडल से हम डैम बनाएंगे कि ये टिक पाएगा। जैसे हावड़ा ब्रिज बनाना एक चैलेंज था। उस टाइप का ब्रिज अभी और कहीं दुनिया में नहीं है ना। जैसे ताजमहल को बनाना एक चैलेंज था। तो बहुत सारे दूसरे देश के कारीगर लोग आया, दूसरे देश के इंजीनियर लोग आया, तब जाकर के उसको बनाया था। ठीक। तो कोसी नदी परियोजना कौन सी नदी में है? कोसी नदी। और ये किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और नेपाल की परियोजना। ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, रिप्लाई करेगा फटाफट। डीवीसी की स्थापना कब हुई? 7 जुलाई 1948। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? डीवीसी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। और डीवीसी के द्वारा प्रथम चरण में कितने डैम बनाए गए थे? सबसे पहला डैम कौन था? सबसे पहले और सबसे अंतिम वाला डैम कौन था? पंचेत डैम। कोनार डैम किस नदी पर है? कोनार नदी में। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है? भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। ये कितने स्टेटों की संयुक्त परियोजना है? 4, है ना। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी नहर जो है वो कौन सी डैम से निकलती है? भाखड़ा नागल परियोजना से, या फिर भाखड़ा डैम से। भाखड़ा डैम की ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर। इस तरह से भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध है।